यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द टू स्लिट्स 0.15 मिलीमीटर अपार्ट। तो जो दो स्लिट्स हैं उनमें जो दोनों में गैप है वो 0.15 मिलीमीटर का है। तो इसका मतलब जो स्मॉल डी है वो 0.15 मिलीमीटर दे रखा है। स्मॉल डी 0.15 मिलीमीटर। तो 0.15 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। एक तो ये हो गया। उसके बाद है आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर का मतलब जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है? 450 नैनोमीटर, यानी कि 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये हो गया। द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो स्लिट्स इधर रखी रहती हैं और उनसे कितनी दूरी पर है जो स्क्रीन है? वो उनसे 1 मीटर की दूरी पर है। तो कैपिटल डी कितना दे रखा है? 1 मीटर। कैपिटल डी 1 मीटर। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला है, वो ये होता है, सीधा सीधा देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम भी बोल देते हैं। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है या सेंट्रल मैक्सिमा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर में जो चमकती हुई एक ब्राइट फ्रिंज है वहां से डिस्टेंस जो है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है एन डी लैम्बडा, एन कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और जब सेकंड की बात करते हैं, फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, भाई nth ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला हो गया एन डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये सारी वैल्यूज तो पता है हमको, ये सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पर। तो इसको एक्स डी बोल देते हैं, तो x2 बोल दो, xn बोलते हैं, तो x2 बोल दो क्योंकि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। तो 2 कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, लैम्बडा कितना है? 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपॉन स्मॉल डी 0.15 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। 0.15 पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100। ठीक है, तो ये 15 बचा बस, तो 15 3 ज़ा 45 होता है, तो ऊपर 30 आ गया। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, और ये 10⁻² है तो +2, ये -3 ऊपर आया तो +3, ये हो गया। ठीक, तो 30 इंटू 2 ये कितना हो गया? 60, और 2 + 3 5, तो 10⁻⁻4। तो इसको 6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर बोल दिया कि सेंट्रल मैक्सिमम से जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है उसका डिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। Similarly, distance of nth dark fringe from सेंट्रल मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा? एक्सन डैश बोलते हैं इसको, एक्सन डैश ये है 2n-1 डी लैम्बडा अपॉन 2d। तो क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, वो निकाल लिया, एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का भी और सेकंड डार्क फ्रिंज का, दोनों का डिस्टेंस वो पूछ रहे हैं। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। x2 डैश
एक्स टू डैश, जब ये फॉर्मूला एक्स एन डैश है तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर टू डाल देना है, तो 2 इंटू 2 - 1 डी लैम्बडा, डी क्या है 1, लैम्बडा 450 इंटू 10⁻⁹, अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है 0.15 इंटू 10⁻⁻3, तो 2 2 4, 4 - 1 is 3 इंटू 1 इंटू 450 10⁻⁹ प्लस 3 अपॉन ये 15 रह गया मल्टीप्लाइड बाई 100, 15 3 ज़ा तो 30 हो गया, 3 3 ज़ा 9 इंटू 0 90 इंटू 10⁻⁻4, तो 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। सॉरी गलत करा है, ये डिनोमिनेटर में 2D था, है ना, ये 2D था, मैं 2 लिखना भूल गया, यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। सही है, ठीक है। अच्छा जी, इतना करने के बाद में नहीं समझे, देखिए 0.15 गया तो ऊपर 100 आ गया, और यहाँ पर ना 2D था डिनोमिनेटर में, मैं 2 लगाना भूल गया था, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया, ये 2 आ गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 4.5 ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारा nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला एन डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, है ना, इसका वो छोटा सा डेरिवेशन करा था। और ऐसे ही जो आपका nth डार्क फ्रिंज है उसका होता है एन डी लैम्बडा की जगह यहाँ आएगा 2n - 1 डी लैम्बडा, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, डी के साथ में 2d होगा। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन इसके जो देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप मतलब गौर से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अगला देखिए, अगला है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 560 नैनोमीटर एंड 420 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफियरेंस फ्रिंजेस in a Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. Where the bright fringes find the least distance from the central maximum. तो central maximum से least distance आपको निकालना है, where least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 4 मिलीमीटर, तो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 4 मिलीमीटर दे रखा है, एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ, दोबारा से देख लीजिए, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 560 नैनोमीटर एंड 420 नैनोमीटर इज यूज्ड टू obtain interference fringes in a Young's double slit experiment। अभी देखिए इसमें क्या है, बीम ऑफ लाइट एक ही बीम ऑफ लाइट है, लेकिन उस बीम ऑफ लाइट में आपने देखा होगा ना, जैसे डीजे पर लाइट्स जलती हैं, तो वो कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं कि लाइट तो ऐसे स्टेबल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो घूमते हुए जा रही है लाइट, है ना, इस तरीके की लाइट होती है, अलग अलग रंगों की लाइट आती हैं। तो लाइट एक ही है, लेकिन उसमें से दो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है। और इस तरीके से एमिट हो रही हैं कि जब उनकी जो उनकी जो ब्राइट फ्रिंज है ना, सेंट्रल मैक्सिमम से जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मतलब एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो पहले देखिए, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 560 नैनोमीटर एंड 420 नैनोमीटर। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो स्क्रीन का स्लिट्स से जो डिस्टेंस दे रखा है कैपिटल डी, स्क्रीन का स्लिट्स से जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 1 मीटर। पहली चीज़ ये, दोनों जो स्लिट्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो दे रखा है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर स्मॉल डी दे रखा है 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर जो दो वेवलेंथ्स हैं जो दो वेवलेंथ्स हैं लैम्बडा 1 ये दे रखी है 560 नैनोमीटर। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसको नैनो को मीटर में कन्वर्ट करने की, पर फिर भी कर लीजिए, अभी बताऊंगा जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी।
लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 420 नैनोमीटर, तो ये हो गया 420 इंटू 10⁻⁻⁹ लैम्बडा 1 हो गया, लैम्बडा 2 हो गया। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ठीक है, वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड, तो हम ये कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो हमने ये कहा कि एक का, मान लीजिए एक की जो, अब जैसे एक साथ देखिए, एक साथ ही दोनों वेवलेंथ की लाइट्स एमिट हो जाएंगी क्या? नहीं, गैप के साथ एमिट होंगी। जैसे मान लीजिए डीजे पर जो लाइट आती है, कभी लाल आ गई, कभी नीली आ गई, कभी पीली आ गई, तो ऐसे अलग अलग रंगों की लाइट्स आती हैं। सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, लाल की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्लू की बहुत कम होती है। तो हम ये कहेंगे अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है वो गैप के साथ में आएंगी। तो हमने कहा कि भाई एक का, मान लीजिए एक तो अपनी nth फ्रिंज बन रही है, एक की तो nth फ्रिंज बन रही है, और दूसरे की n+1th फ्रिंज बन रही है, और वो दोनों को इंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए रेड वाली लाइट है, रेड वाली लाइट सेकंड पैच पर जाकर गिरी। ठीक है, मतलब रेड वाली ने अपना जो ब्राइटेस्ट फॉर्म दिखाई वो सेकंड पैच पर दिखाया, तो जो आपका क्या कहते हैं ब्लू वाली है, ब्लू वाली भी अगर सेकंड पर ही दिखाए, तो हम ये कहेंगे कि दोनों का जो गैप है उसको आप एक का गैप मान लो। आप मान लीजिए कि एक की तो nth फ्रिंज है और एक की n+1th फ्रिंज है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? n+1 ही क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं n+2 क्यों नहीं कर लेते? वो इस वजह से क्योंकि एक लाइट आ रही है उसके बाद दूसरी लाइट आ रही है, क्योंकि जो ये लाइट वेव्स हैं, ये जो लाइट है, ये इस बार इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं बताई। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो जिसकी सिंगल ही वेवलेंथ होती है। ठीक, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन मोनोक्रोमेटिक का था, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक लाइट लाइट आ रही है एक वेवलेंथ की, तो उसके बाद फिर दूसरी वेवलेंथ की आएगी। इसका मतलब अगर एक nth फ्रिंज बना रही है तो दूसरी n+1th ही बनाएगी, उसके जस्ट बाद वाली है वो। ठीक है, इस वजह से एक को n और एक को n+1 मान लेना है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा एक लाइन लिखी हुई है, मैं भी लिख रहा हूँ इधर, लेट nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, लेट nth ऑर्डर, nth ऑर्डर बोलो या nth बोल दीजिए सिंपली, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज of lambda 1 coincide with n+1th bright fringe, n+1th bright fringe of lambda 2। It implies that xn lambda 1 मतलब इसकी तो nth फ्रिंज, ठीक है, और उसकी दूसरी वाले की n+1th फ्रिंज, लैम्डा 2 वाले की। ठीक है, करना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है तो भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। डार्क फ्रिंज अगर कोइंसाइड कर रही होती तो फॉर्मूला ये वाला लगता, तो ब्राइट फ्रिंज है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एन ले रहे हैं तो एन, एन कैपिटल डी, लैम्बडा नहीं लैम्बडा 1, एन डी लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल डी। एपरेटस सेम है, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस लगा रखा है हमने वो सेम है, दोनों का स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम रहेगा। xn+1 लैम्बडा 2 यानी कि n+1 कैपिटल डी लैम्बडा 2 अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी से स्मॉल डी गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी गया। ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाई लैम्बडा 1 कितना है, 560 इंटू 10⁻⁻⁹, 560 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू n+1 लैम्बडा 2 420 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें जो है हमने मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन में नैनोमीटर को मीटर में चेंज क्यों नहीं करा, वो इसी वजह से नहीं करा कि इधर भी 10⁻⁻⁹ और इधर भी 10⁻⁻⁹, मतलब वो नैनो वाला जो टर्म है ना वो कट ही जाएगा, इसलिए। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, 0 से 0 भी काट दो, 221 ज़ा, 228 ज़ा, तो 7 से ही डिवाइड हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा, तो 4n इज इक्वल टू 3 इंटू n+1, 4n
is equal to 3n plus 3, 4n minus 3n is equal to 3, n is equal to 3. ठीक है, n is equal to 3, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं, n is equal to 3 आ गया. Therefore least distance from the central fringe where bright fringe of the two wavelength coincides is, तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो निकालना है, वो आप निकाल लीजिए x3 लैम्बडा 1. Therefore least distance is x3, xn लैम्बडा 1 था ना, तो x3 लैम्बडा 1. तो भाई ये निकालना भी है, अभी ये निकालेंगे, लीस्ट डिस्टेंस निकालेंगे. ये तो हमने ये बता दिया कि लीस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि छोटे से छोटा डिस्टेंस आप बताइए जहां पर वो दोनों की दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड करेंगी. तो वेवलेंथ कोइंसाइड करेंगी तो वो थर्ड फ्रिंज पर, क्योंकि थर्ड के बाद फिर जस्ट अगला जो आएगा ना उसके ऊपर जो पैच बनेगा वो दूसरी वाली वेवलेंथ वाली लाइट का बनेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाल के ऊपर ही पीली बैठ गई. ठीक है, लाल के ऊपर पीली बैठ गई तो फिर रंग कुछ अलग ही बन जाएगा. तो नीचे लाल है और ऊपर पीली है, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन है, तो ये फोर्थ पोजीशन हो गई. या अगर n की वैल्यू 4 आती तो मैं कहता कि फोर्थ पोजीशन और फिर उसके ऊपर फिफ्थ पोजीशन, अलग वाली वेवलेंथ. तो इसलिए मेरे को आपके मन में ये आ सकता है कि नहीं x3 क्यों निकाल रहे हैं, अरे भाई लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, तो सेंट्रल से पहले तो थर्ड पोजीशन ही आएगी, थर्ड के बाद फोर्थ आएगी. ठीक है, तो x3 लैम्बडा 1 निकाल देना, लीस्ट डिस्टेंस, सेंट्रल मैक्सिमम से लीस्ट डिस्टेंस. तो x3 लैम्बडा 1, तो x3 लैम्बडा 1 आपको क्या करना है, ये nd लैम्बडा 1 है ना, तो इसमें रख दीजिए 3d लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल d. ठीक है, तो 3 इंटू डी तो 1 है और लैम्बडा 1. अच्छा, ये पता नहीं क्या है कि आप ज़्यादातर देखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर ही आती है. आगे भी अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें से चैप्टर वाइज में से, तो देखेंगे कैपिटल डी की वैल्यू 1 ही है. अच्छा, लैम्बडा 1 देखिए, लैम्बडा 1 560 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 560 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन स्मॉल डी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, तो क्या होता है कि क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ को बैलेंस करना था, दो वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना था, तो जब हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना था तो इस वजह से हमने क्या करा, हमें दोनों को नैनोमीटर में कन्वर्ट ना भी करें ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना, क्योंकि अगर शुरुआत में वैल्यू डाल दी उसकी आपने और फिर जल्दबाजी में लास्ट में इधर 560 लिख दिया तो फिर आपका आंसर में आप यूनिट गलत लिख देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही डालना, भले ही मुझे मालूम है कि वो कटने वाला है, उसके बावजूद भी वैल्यू पूरी उसकी प्रॉपर लिखना ऐसा यूनिट में. ठीक है, अच्छा 4 14 56 होता है तो 140 ऊपर आ गया, और भाई 14 3 होता है 42, 42 के आगे 1 0 420, तो 10 की पावर माइनस 9 प्लस 3 10 की पावर माइनस 6. अब चाहे तो 42 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बोल दीजिए, इतना मीटर, बस हो गया, ये लीस्ट डिस्टेंस आ गया. बता दीजिए, क्लियर है. इन्होंने 0.42 मिलीमीटर लिखा है यहाँ पर, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी. ठीक है जी, अगला भी देख लीजिए, हालांकि थोड़ा पुराना है ये पर कोई नहीं, देख लेते हैं. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफियरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स. ठीक है, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस एक स्क्रीन पर मिलती ही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर. तो इफ द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट्स बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, यानी कि इधर तो स्लिट्स है और इधर स्क्रीन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है. ठीक है, क्या लिख रहे हैं, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट्स बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो वो जो डिस्टेंस कम हुआ है ना स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का, उसको डेल्टा डी बोल दिया, डेल्टा डी.
तो इसमें क्या है, इफ द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द स्लिट्स बाई 5 × 10⁻² मीटर। तो ये अब तक जो क्वेश्चंस करे थे उनमें बिल्कुल अलग है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना उसी को हम बदल रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर रहे हैं। तो डेल्टा डी हो गया 5 × 10⁻² मीटर, ये चेंज आ गया उसके अंदर। द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ is found to be 3 into the change in fringe width is found to be 3 into 10⁻⁻5 मीटर। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है बीटा, 3 into 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 10⁻³ मीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये जो स्लिट्स हैं, स्लिट्स देखिए इस तरीके से होता है ना, और ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना कैपिटल डी, वो फिक्स्ड नहीं है, उसको चेंज कर दिया, उसको तो डेल्टा डी कर दिया। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का गैप सेम ही आता है, ठीक है, वो सेम ही आता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी वो सेम आता है, ठीक। लेकिन ये जो स्लिट्स के बीच का गैप है भाई, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये तो सेम ही है, ये तो स्मॉल डी है, नहीं तो पूरी स्लिट ही चेंज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेम है, वो ये बोल रहे हैं वो कितना है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 10⁻³ मीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, आपको लैम्बडा बताना है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड ये बताना है, ठीक। तो कोई नहीं, यहां पर क्या करेंगे, सिंस बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, तो भाई बीटा में चेंज हो रहा है और डी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा डी इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो डेल्टा बीटा कितना है, 3 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी कितना है, 10⁻³ तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻5 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻², 0.6 तो ये हो गया, ठीक है। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 इज -8 इंटू, जब ये 10⁻² ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻8+2 इज -6 मीटर, या तो इतना लिख दीजिए, या फिर वेवलेंथ जनरली हम कैसे लिखते हैं, नैनोमीटर में वेवलेंथ आती है ज़्यादातर, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, यानी कि 10⁻³ बना -9 बनाना चाहते हैं, तो -9 कैसे बनाएंगे, 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ -3 और 10⁻³ दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻9 और ये डेसिमल गया तो 10⁻² रह गया, 600 नैनोमीटर, ठीक है, 600 नैनोमीटर, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है जी। इसके बाद जरा देखिएगा, फिर है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से, यस सर, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बेटा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो फ्रिंज विड्थ है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, इसमें स्मॉल डी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें एक तो कैपिटल डी चेंज हो रहा है, तो कैपिटल डी को क्या बोल दिया, डेल्टा डी, जो उसमें चेंज हो रहा है, कैपिटल डी का जो चेंज है वो डेल्टा डी, और फ्रिंज विड्थ में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा बी। तो हमने कहा बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी है, तो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी इंटू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बस लैम्बडा निकालना है, ठीक है। ये भी दे रखा है
कि हमारा फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज है, यानी कि डेल्टा बीटा भी दे रखा है, डेल्टा डी भी दे रखा है, स्मॉल डी भी दे रखा है, बस लैम्बडा निकालना है। तो सिर्फ वैल्यूज रखकर आंसर निकालना है। ये थोड़ा बहुत मैंने रीअरेंजमेंट करा है, इसको आप 0.6 इंटू 10⁻⁻6 भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। सही है, समझ गए? फॉर्मूले में लगाया बेटा, और कुछ नहीं। हाँ हाँ। अच्छा जी, इसके बाद जरा ये देखिएगा, लास्ट टॉपिक है। आप सिलेबस खोल कर देखेंगे ना, तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ब्रैकेट में लिखा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मतलब कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा आपको इसमें पढ़ना है। जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स का भी बस हिंट लेते चलेंगे, क्योंकि फ्रेजनल और ये जो दो तरीके के होते हैं ना, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये दो तरीके के होते हैं। बस हिंट ले लेंगे कि क्या है, बहुत डिटेल में नहीं करना। तो देखिएगा, डिफ्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, बट इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व व्हेन द साइज ऑफ obstacles or slit is of the order of the wavelength used. The wavelength of sound waves in air is of the order of 10 centimeter to 100 centimeter, as the wavelength of sound waves is of the order of normal obstacles. ठीक है, ये कुछ नहीं करना, ये छोड़िए, ये कुछ नहीं। सीधा इसके बाद ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन भी 1 मिनट छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे, पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए। अगले पेज पर जो है, जो शुरुआत में लिखा हुआ है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ये नहीं करना भाई, साउंड वेव्स वाला नहीं करना, लाइट वेव्स वाला करना, ये हटा दो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आ जाइए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग, द लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल The diffraction becomes much more effective when the dimensions of the aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of light. ठीक है, तो इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे तो यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स आ रही हैं ऐसे। तो जो इतना पोर्शन खुला हुआ है ना, यहाँ से ये ऐसे थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, इनमें थोड़ा सा मुड़ जाती है ये। तो ये इस तरीके से वेव फ्रंट्स ऐसे जाने लगती हैं, जब एक कॉर्नर से ऐसे निकलती हैं, एक थोड़े से सेक्शन से निकल कर जाती हैं। और इस तरफ जो है ना, इस तरफ ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पर वैसे तो अंधेरा रहना चाहिए, यानी कि शेडो रहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉर्नर से थोड़ा बहुत लाइट वेव्स जो हैं वो बेंड होकर चली जाती हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कॉर्नर्स पर क्योंकि बेंडिंग होती है, हल्का सा लाइट वेव बेंड होती है, तो इस वजह से ये जो लाइट वेव हमको मिलती है ना यहाँ पर, ये डिफ्रैक्टेड लाइट वेव मिलती है। डिफ्रैक्टेड वेव ये हमको मिलती है। मतलब अगर कोई इस तरीके का ऑब्स्टेकल बीच में ना आता, तो ये लाइट वेव हमारी प्लेन वेव फ्रंट्स थी। ये प्लेन वेव फ्रंट्स बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी जाती। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बनती कैसे है? वो पैरेलल लाइट रेज से बनती है। अगर स्ट्रेट लेंथ में अगर लाइट रेज सीधी सीधी आ रही हैं, तो उनका जो ग्रुप है वो प्लेन वेव फ्रंट बना देता है। ठीक, तो वहाँ से जब हम देखते हैं छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन खुला हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा सा मुड़ मुड़ कर लाइट वेव्स आगे निकलती हैं, इन्हीं को डिफ्रैक्टेड वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिएगा, ये तो इसका डेफिनेशन हो गई, बस इतना, और कुछ नहीं करना इसमें। फिर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट की वजह से जो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है वो कितना है? ठीक है,
अब वो देखते हैं जरा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, भाई इसका भी सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है एग्जाम में, तो इसको भी बहुत डिटेल में हमें नहीं करना है। इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, S is a monochromatic light source held at the focus of a collimating lens L1. A parallel beam of light emerging from the lens with a plane wavefront WW dash is made to fall on a single slit AB of width small a. The diffraction pattern is focused on the screen XY with the help of a convex lens L2. With the help of a convex lens L2, the diffraction pattern obtained on the screen consists of a central bright band having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity on both sides. Diffraction at a single slit. At a single slit. अब इसमें क्या है कि क्योंकि मैं डिफ्रैक्शन देखना चाहता हूँ, तो डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें ना प्लेन वेव फ्रंट्स चाहिए होती हैं, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि प्लेन वेव फ्रंट किसी एक छोटे से ओपन सेक्शन में से निकलकर हल्की हल्की कर्व्ड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि ना एक सिंगल सोर्स है, तो सिंगल सोर्स है तो मैं उससे पैरेलल लाइट रेस चाहिए मेरे को, तो पैरेलल लाइट रेस चाहने के लिए मेरे को एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। उस सोर्स को कहाँ पर रखेंगे, उसको इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख देंगे। फोकस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसमें से जितनी भी लाइट रेज निकलती हैं, कॉन्वेक्स लेंस उनको सबको पैरेलल लाइट रेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज हो गई। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर एक सिंगल स्लिट छोड़ी, मतलब सिंगल गैप खाली छूटेगा। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक छोटा और एक दूसरा छोटा, ये दो गैप्स छूटे रहते थे तो उसको डबल स्लिट बोलते थे। यहाँ पर भी स्लिट एक्चुअली बहुत छोटी है, समझने के लिए हमने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो बस एक ही गैप यहाँ पर छोड़ रखा है। अब यहाँ से जो लाइट रेज है वो सीधी जाएंगी ऐसे, ठीक है, और ये इतना गैप भी नहीं होगा, मतलब ये बस ऐसे बस जुड़ने ही वाला होगा ऐसे, मतलब इतनी ही जगह होगी जितने में से ये लाइट पैरेलल लाइट रेज निकले, वो होगा। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, यहाँ पर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा, इस पे जो सीधी सीधी लाइट वेव्स ऐसे आ रही हैं वो तो यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई ऑनलाइन वालों को, मैंने लास्ट में बस ये बनाया है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो ऐसे बन जाएगी, ये एक तो बनेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि भाई अब हल्का हल्का सा ना डेविएशन भी आएगा। क्यों, डिफ्रैक्शन जो है वो होता ही बेंडिंग की वजह से है, तो हल्की सी लाइट वेव्स जो है वो यहाँ पर स्लिट में से निकलते हुए बेंड भी होंगी कॉर्नर्स की वजह से। तो जब वो बेंड होंगी तो हमने कहा कि भाई एक हल्का सा डेविएशन इस तरीके से आया, ये एक लाइट वेव इधर मुड़ गई, ये लाइट वेव थोड़ा इधर मुड़ गई, ये लाइट वेव थोड़ा इधर मुड़ गई, तो ये तीनों लाइट वेव्स जो हैं ये ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर जाकर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल, ये स्मॉल एक्स हो गया, स्मॉल एक्स हो गया, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलती, इसमें क्या होता है कि सेंटर पर तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, लाइट की बस इंटेंसिटी हल्की सी कम हो जाएगी, तो उसको हम ये कह देंगे कि इंटेंसिटी धीरे धीरे फेड हो रही है। तो पहली बहुत ज़्यादा ब्राइट जो सेंटर पर है, इधर वाली हल्की सी फेड हो गई, अगली वाली और फेड हो गई, अगली वाली और फेड होगा, और धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा ही हो जाता है बस। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है। और सीधा सीधा इसका बस फॉर्मूला लिख लीजिए, दो तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक तो पाथ डिफरेंस जो है
पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मेंशन कर रखा है इसमें नीचे, बस वो देखना है मेरे को। पाथ डिफरेंस होता है ए साइन थीटा। अब ए क्या है, साइन थीटा क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि वो डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, तो आप बस एन लैम्बडा याद रखें। लाइट की जो वेवलेंथ दे रखी होगी और जो भी वो पूछेंगे कि भाई आपको सेकंड ब्राइट फ्रिंज का बताना है या थर्ड ब्राइट फ्रिंज का बताना है, तो एन की जगह 2 या 3 वो आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये, फिर है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा, अभी एक या दो प्री बोर्ड तो दे चुके होंगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसके डिफ्रैक्शन के शायद क्वेश्चंस भी नहीं आए होंगे, सिलेबस में मेंशन कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अभी मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन जब आपके साथ डिस्कस करूंगा ना इसके, तो आप देखेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल भरा पड़ा है ना, और आपका जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो भरा पड़ा है, उसके अलावा वो कुछ उनके पास पूछने के लिए बचता नहीं है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये आपका हो जाएगा 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल ए, 2d लैम्बडा अपॉन स्मॉल ए, और यहाँ पर ये एंगुलर विड्थ वगैरह छोड़ो यार, इसकी जरूरत नहीं है, फ्रेसनल डिस्टेंस वगैरह हटाओ, ये कुछ नहीं करना, इनको छोड़िए आप। अब मैं इसके ना आपको क्वेश्चंस करवाने शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास ये वाली बुक है, ये सीबीएसई की चैप्टर वाइज, इसमें से मैं आपको ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, मैं ग्रुप पर भेज देता हूँ। इन्होंने इसमें क्या कर रखा है कि पूरा जो चैप्टर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है हाइगन्स प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, और तीसरा है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मेरे हिसाब से तीसरा वाला जो डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है ये हमको नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, हम पहला और दूसरा करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल और इंटरफियरेंस। किसी के पास नई वाली है? नई वाली है अभी? चलिए उसमें एक बार देख लेना या मुझे दिखा देना एक बार लाकर कि उसमें डिफ्रैक्शन कितना दे रखा है। ठीक है, तो हम हाइगन्स प्रिंसिपल और इंटरफियरेंस ये तो कंप्लीट करेंगे। तो हाइगन्स प्रिंसिपल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे वेव ऑप्टिक्स करा है तो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर ये सारे डुअल नेचर वगैरह, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट के चैप्टर्स है, लास्ट के चैप्टर्स से उल्टा तो चलेंगे शाम वाले बैचेस, शाम वाला जो बैच है, और जो शुरुआत से कर रहे हैं वो सुबह वाले में चलेंगे और हमारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका, जैसे आज क्या है, आज 3 जनवरी है ना, आपके 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 13 से, कब से, 17 से स्टार्ट है। सर पर नई वाली मुझे फिजिक्स की सर से हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। अच्छा अच्छा, डिफ्रैक्शन जो है तो मैं जरा देख लूंगा उसमें कि डिफ्रैक्शन कितना करना है हमको। ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दे रखा है, तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला करना है, बस उसमें क्वांटिटेटिव नहीं करना है, मतलब वो डेरिवेशन और पूरे डायग्राम वगैरह वो सब चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ये है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ना 31 जनवरी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फरवरी तक ही मैं फ्री कर दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद जनरली वैसे भी बच्चे आना थोड़ा कम ही शुरू कर देते हैं, भाई खुद की अपनी पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, कोई बच्चा आना चाहे तो वो आ सकता है, नहीं तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस महीने के लास्ट तक ही मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, फिर अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर पढ़ लेना, जिस बच्चे को जिस दिन डाउट आए वो उस दिन आकर पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा खुद से छोड़ना चाहे तो जैसे मान लीजिए किसी को मान लो 10 तारीख तक, ये 10 तारीख है, ठीक है, या 15 तारीख तक छोड़ना है या 20 तारीख तक छोड़ना है, तो भाई अपने आप ही कैलकुलेट कर लेना कि आपकी उस दिन तक की कितनी फीस हो रही है, बस उस दिन तक की फीस दे देना। ठीक है, मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास कि मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मेरे को पूरे ही महीने की फीस चाहिए, वो नहीं, आप जिस दिन तक आए आप खुद ही कैलकुलेट करके उस दिन तक की कर दीजिएगा, बाकी कोई वैसा नहीं है। और एग्ज़ाम के बीच में जब आप आएंगे तो उसकी कोई मैं अलग से आपसे चार्जेस नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो आप बेफिक्र होकर आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, ये बताना इसलिए ज़रूरी है, कई बच्चे थोड़ा कैलकुलेट करने लगते हैं, फिर ये सोचते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो पता नहीं सर मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमने अभी फीस नहीं दी, वो सब चीज़ों को छोड़ो, लास्ट के टाइम पर तो भाई बस कुल मिलाकर ये है कि मेहनत करके रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए।
इसमें टोटल हाइगन्स प्रिंसिपल के मतलब सॉरी इसको हाइगन्स प्रिंसिपल वाले में सबसे पहला जो सेक्शन है वो हाइगन्स प्रिंसिपल का दे रखा है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि इसमें ना टोटल दे रखे हैं 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पिछले 10-12 सालों में आए हैं। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं फ़ोटो भेज देता हूँ अभी। ऑनलाइन वाले बच्चे देख सकते हैं और यहाँ पर बैठे वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को देखकर आपको ना मतलब क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ही नहीं तो पेपर में हम नहीं समझ पाएंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके करे हुए हैं, एक एक चीज़ करी हुई है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि अरे ये तो कुछ नया आ गया। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, और अगेन उसका आंसर भी नोट्स में ही मिलेगा। 1 2 और ये नंबर ऐड कर दूँ है बेटा। इस पर आपको WhatsApp पे नंबर ऐड कर दूँगा। अच्छा है नहीं क्या? अच्छा आ गया। और इसको मैंने ऐड करा है ना, ये मतलब कॉन्टैक्ट्स में पहले ऐड करा है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं तुम्हें पर्सनली भेज देता हूँ, फिर ऐड हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरे पास जो बुक है ये है 2010 से 2019। हाँ मतलब 2010 से 2019 वाले क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 20 वाले नहीं है, 21 को तो पेपर ही नहीं हुए थे, और 22 और 23 और 24, हाँ 4 साल के नहीं है। 22 23 24 की तो मेरे पास है, मैं भेज दूँगा। नहीं 24 का रखा तो है मेरे पास, पर चलो कोई बात नहीं, आप भेज दो, नहीं तो मैं देख लेता हूँ 1-2 दिन में, मैं ही मंगा लूँगा दूसरी वाली नई वाली। चलिए जी, जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, तो शुरुआत में आप देखना जो पहला ही क्वेश्चन है ना इसमें 1 मार्क क्वेश्चन, और ये मैं सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये वाली बुक है ना आप ले लीजिए। आप लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। आप देखो पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज, डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई अ डिक्रीज इन द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव, जस्टिफाई योर आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये ना इनमें नोट्स में भी इंक्लूडेड था, यही वाला क्वेश्चन सेम 2010 में आया हुआ है। वो कह रहे हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। क्यों? रेयर में पहले खुला खुला मीडियम था, खुले खुले मीडियम में लाइट इजीली ट्रैवल कर रही थी। अब बंधा हुआ मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो एकदम से उसकी स्पीड घटेगी, तो स्पीड घटती है। ठीक, आगे ये इन्होंने दे रखा है द स्पीड डिक्रीजेस, डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई अ डिक्रीज इन द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव। इसका आंसर सिंपल कि भाई जो एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लाइट के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, वो लाइट की स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है ना, वो लाइट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा जी, इसके बाद अगला देखिए। अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो बस एक ही बार आया था 2010 में, फिर उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन वहाँ से आप लर्न करेंगे। फिर है यूजिंग हाइगन्स थ्योरी वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, ठीक।
3 नंबर का क्वेश्चन दिल्ली वाले बोर्ड में आया 2019 में। दिल्ली बोर्ड और ऑल इंडिया बोर्ड अलग है, आपको पता ही होगा, ठीक है। दिल्ली का पेपर थोड़ा सा इजी आता है ऑल इंडिया से, ठीक। थर्ड देखिए, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते ही हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, उसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे कि ये एक रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक। और वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। बस इसमें अंतर क्या है कि हमने जो डेरिवेशन करा है वो रेयर से डेंसर में करा है, आपने क्या करा है, आप इस ये जो पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये डेंसर से रेयर पूछ रहे हैं। अच्छा, किसी टीचर के पास ना इतना टाइम नहीं रखा कि वो सारी चीज़ें बैठकर बारीकी से चेक करे। आप वही सेम डायग्राम बना लेना, बस ऊपर ना मैंने रेयर और नीचे डेंसर लिखा था, आप ऊपर डेंसर और नीचे रेयर लिख देना, सेम वही कर देना। कुछ उसमें कहानी नहीं करनी कि नहीं इसमें मैं एंगल ज़्यादा वैसा बनाऊंगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वो ज़्यादा खुलेगा ना, ना, ना टीचर पे टाइम नहीं है इतना, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बना देना, ठीक है। क्या चीज़? नहीं 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 नहीं, दोनों का डायग्राम देखिए थोड़ा सा अलग है, दोनों का डायग्राम अलग है। वो अलग में क्या होता है कि एक में एंगल थोड़ा सा बड़ा बनाना है, एक में एंगल छोटा बनाना है, आप एक ही बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप मेंशन करना ना कि मैंने लिखा है भाई डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, ठीक है, मैंने लिखा है वहाँ पर, तो आप वो करके दिखाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने जो डेरिवेशन है वो सिंगल ही करा है, हमने रेयर से डेंसर करा है, वही करना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन रीजंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2016 में आया, और इसमें क्या है, इसमें ना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, तो यानी कि तीनों पार्ट्स एक एक नंबर के हो गए। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि लाइट जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, is incident on a surface separating two media, then both reflected and refracted light have the same frequency as the incident frequency, as the incident frequency, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है, वो ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों काम हो गए। क्योंकि हम जब भी कभी ना लाइट वेव्स की बात करते हैं, लाइट रेज की बात करते हैं, रेज पूछ रहे हैं ये, तो उसमें रिफ्लेक्शन मतलब जैसे ग्लास में से लाइट रे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन भी होता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है, दोनों ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, तो आप ये कहेंगे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ ये दोनों ही ये डिपेंड करती हैं किस पर, ये लाइट सोर्स पर डिपेंड करती हैं, ये मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में था, जो हमने बीच में 7-8 क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रखे हैं उसमें था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली कि जब रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड लाइट की डिक्रीज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये कहेंगे भाई एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एनर्जी जो है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, हम ये कहेंगे नहीं नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी सिर्फ लाइट सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो आप ध्यान भी रखते चलेंगे। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें भाई आंसर्स भी दे रखे हैं पीछे, ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आप अटके हो और सोच रहे हो बैठकर, नहीं भाई फटाफट से आंसर देखो, प्रिपेयर करो, बढ़ जाओ आगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखेंगे सेकंड पार्ट है इसका, when light travels from a rarer to a denser medium then speed decreases, does this decrease in speed imply a reduction in the energy carried by the wave? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ, ठीक है ना। तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पार्ट, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट। वेव पिक्चर ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि वेव थ्योरी, लाइट की 2 तरीके की थ्योरी होती है, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। तो इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट डिटरमिन्स द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट? तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, उसमें इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये ना नोट्स में है ना मैंने आपको बताया, वैसे भी नहीं बताया, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, तो क्वेश्चंस देखने का बस यही फायदा होता है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग मिल जाएगा, वो जरूर प्रिपेयर करके चले जाना। तो इसका देखिएगा इसमें क्या होता है, वो कह रहे हैं कि फोटोन में अगर हम फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट बोल रहे हैं, तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जब बात करते हैं तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये होता है,
I इज इक्वल टू एन एच न्यू अपॉन ए टी। ए क्या है? एरिया, किस एरिया पर लाइट गिर रही है, टाइम कितनी देर के लिए गिर रही है, एच आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एन जो है ये क्या हो गया, ये आपका ये हो गया कि भाई आपकी लाइट जो है वो लाइट की बैंड कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी कौन सी है, और जो न्यू है ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला ना हमारे नोट्स में है ना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम टू शो हाउ द इंसिडेंट वेव फ्रंट ट्रेवर्सेस थ्रू द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकसेस ऑन द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस गिविंग द शेप ऑफ द इमर्जेंट वेव फ्रंट। ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। जब एक प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है यहाँ से, क्योंकि अब पैरेलल लाइट रेज जा रही है, तो ये यहाँ पर जाकर एक जगह पर मिल जाएंगी जाकर। आप कहेंगे तो ये 16 क्वेश्चन है बस, आप अगर कहेंगे तो मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना, प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंटरफियरेंस करवाकर मैं डुअल नेचर भी स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है ना, चलिए जी, कल सुबह आपकी क्लास रहेगी वही 10:30 से 11:30। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल वाला तो ऑलमोस्ट हो गया था, कैपेसिटेंस वाला करवाऊंगा। ओके जी, थैंक यू सर। ओके ओके।